अगर किसी को दूसरे का शुक्रिया अदा करना चाहिए तो वह मेरा मोह परिवार होना चाहिए जो आपको धन्यवाद देता है। मुकेश को आखिरकार अपना रास्ता मिल गया। यह हमारे मोह परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह आपकी वजह से है। मुकेश मेरे मोह परिवार के उत्थान की एकमात्र उम्मीद है। मैं मुकेश को मोह कबीले की पैतृक भूमि पर वापस लाने की योजना बना रहा हूं, यह देखने के लिए कि क्या वह हमारी पैतृक विरासत प्राप्त कर सकता है। यदि वह सफल होता है तो 3 साल से भी कम समय में हमारा मोह परिवार उन कमीनों के साथ अपना हिसाब ठीक से चुका लेगा जिन्होंने हमें पहले स्थान पर धकेल दिया था। हम तुरंत किंग प्रांत छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मुझे यह जानना होगा कि क्या आप हमारे साथ जाना चाहते हैं। वर्तमान में आप खतरनाक स्थिति में हैं और यह आपकी साधना के लिए अनुकूल नहीं है। हमारे साथ रहना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए, शंकराचार्य ने गंभीरता से कहा। अभी राघव को हर तरफ से देखा जा रहा था। अनगिनत लोग अनुमान लगा रहे थे कि उसे ज्यूली के गुप्त क्षेत्र में अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त करने का एक स्वर्ग विरोधी अवसर मिला है। देसाई परिवार एक अच्छा उदाहरण था। वे उसे निशाना बनाने के लिए हर तरह के अपराध करने को तैयार थे। इस बार राघव को रत्विक ने बचा लिया था, लेकिन अगली बार उसे कौन बचाएगा? क्या वह एकांत में रह सकता है? राघव ने कड़वी मुस्कान दी। वह जानता था कि शंकराचार्य का सुझाव उसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। वह एकांत में रह सकता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। उसके पास अभी भी बहुत सारे भाई थे, बहुत सी सुंदरियां थीं और अब तो उसके पिता, उसकी मां और उसकी छोटी बहन भी थीं। वह उन्हें छोड़ नहीं सकता था। माफ करना, मैं नहीं जा सकता, राघव ने कहा। शंकराचार्य ने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस जवाब की बहुत पहले से उम्मीद थी। वह जानता था कि राघव उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह राघव द्वारा उन सभी को इकट्ठा करने तक इंतजार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मोह माउंटेन सील पहले ही उजागर हो चुकी थी। जब मोह कबीले ने प्राचीन परिवार गठबंधन छोड़ा था, तब वे दर्जनों अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गए थे। उनके दुश्मनों को यकीन नहीं था कि मोह माउंटेन सील किस शाखा के पास है, लेकिन अब जब यह उजागर हो चुका था तो जैसे ही उनके दुश्मनों को खबर मिली, वे तुरंत वहां पहुंच गए। इसलिए उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना पड़ा। मोह परिवार के दुश्मन इतने ताकतवर थे कि वे राघव की कल्पना से परे थे। यही कारण था कि शंकराचार्य ने इस दिन का धैर्यपूर्वक इंतजार किया था। अब जब मुकेश का उदय होने लगा था तो मोह परिवार इंतजार जारी नहीं रखने वाला था। चूंकि तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं। ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में मैं मोह माउंटेन सील को फिर से सक्रिय कर दूंगा और इसे देसाई परिवार की पैतृक भूमि में तोड़ दूंगा और मोह माउंटेन सील की आभा को पीछे छोड़ दूंगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम कभी इस जगह तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए। वह टेलीपोर्टेशन तावीज बहुत पुराना था और खराब हो गया था। आधे रास्ते में इसने तुम्हें स्थानिक चैनल से बाहर निकाल दिया। क्या तुम समझे? राघव ने सिर हिलाया। शंकराचार्य देसाई परिवार के विनाश के परिणामों को खुद ही झेलने की योजना बना रहा था। राघव अविश्वसनीय रूप से आभारी था। अच्छा, तो चलिए आपके पास जो कृपाण है उसके बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी रक्त लाल कृपाण भी एक खजाने का हथियार है, और वह भी बेहद भयानक? शंकराचार्य ने कहा, मुझे अपनी कृपाण दिखाओ। राघव ने जल्दी से ब्लड ड्रिंकर को सौंप दिया। शंकराचार्य की आंखों में गर्मजोशी का एक निशान दिखाई दिया। यह सच्चा भरोसा था। शंकराचार्य ने धीरे से इस कृपाण को रगड़ा। कृपाण खून की तरह लाल थी, मानो खून से बनी हो। यह वध की आभा से भरी हुई थी। शंकराचार्य का हाथ अचानक कांप उठा। जिस उंगली से उसने ब्लेड रगड़ा था उस पर कट लग गया। हे, यह वास्तव में एक अद्भुत हथियार है। यह वास्तव में दूसरों को इसे छूने की अनुमति नहीं देता है, शंकराचार्य ने हंसते हुए कहा। उसने ब्लड ड्रिंकर को वापस राघव को सौंप दिया। इस कृपाण की आत्मा अभी भी सो रही है। इसने आपको जो शक्ति प्रदान की है वह इसकी सबसे सहज शक्ति है, क्योंकि यह आपसे जुड़ने में असमर्थ है। आपको इसे पोषित करने का एक तरीका सोचना होगा।
यदि आप एक दिन आत्मा को जगा सकते हैं तो आप इसकी पूरी शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होंगे। ब्लड ड्रिंकर को देखते ही राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह बर्बर जाति विशेषज्ञ की ओर से एक उपहार था, लेकिन यह उसे सौंपा भी गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना भयानक होगा। अब तक ब्लड ड्रिंकर ने राघव के सामने जो भावना व्यक्त की थी वह थी वध करने की इच्छा। ऐसा लग रहा था कि विशेषज्ञों के खून से उसे पोषित करना संभव था। इससे पहले राघव ने ब्लड ड्रिंकर के साथ एक हल्का मानसिक संबंध महसूस किया था, लेकिन अब यह गायब हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को मारने के बाद ब्लड ड्रिंकर एक संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया था और उसे आराम की जरूरत थी? राघव, आपको इस कृपाण की ताकत को भविष्य में छिपाकर रखना चाहिए। इसे सामान्य रूप से इस्तेमाल न करें। जैसे ही यह कृपाण किसी अन्य खजाने की वस्तु से टकराती है, यह तुरंत अपनी शक्ति को उजागर कर देगी। इसलिए सावधान रहें। यदि आपको इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है तो न करें। ऐसा खजाना अनगिनत लोगों को लालची बना देगा। खुले भाले को चकमा देना आसान है, लेकिन छिपे हुए तीर से बचाव करना कठिन है। इसे प्रकट न करने की पूरी कोशिश करें। सतर्क रहें और फिर और भी अधिक सतर्क रहें। शंकराचार्य ने चेतावनी दी। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, राघव ने कहा। ठीक है, समय खत्म होने वाला है। मुकेश को अलविदा कहो। शायद कई साल बीत जाएंगे इससे पहले कि तुम फिर कभी एक दूसरे को देख सको। विशाल शहर को आकाश में गायब होते देख राघव को नुकसान की भावना महसूस हुई। साथ ही साथ थोड़ी असहायता का एहसास भी हुआ। यह साधना थी, यह जीवन था। हर किसी की अपनी परेशानियां थीं। अस्तित्व के बावजूद उस शक्तिशाली हत्या के हथियार मो माउंटेन सील के साथ भी उन्हें फिर भी बुरी तरह से भागना पड़ा। यह वास्तव में एक व्यक्ति को भावुक कर देता है। जब उसने फीनिक्स क्राई छोड़ा था तब वह एक सच्चा साधक बन चुका था। राघव उस समय खुद से बेहद संतुष्ट था। एक रक्त संघनन विशेषज्ञ के रूप में उसने फीनिक्स क्राई में अपने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। यह कितना प्रभावशाली था, लेकिन अब वह पहले से ही मेरिडियन ओपनिंग तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, उसके दुश्मन भी मजबूत होते गए। उसे अभी भी ऐसा लगता था कि वह अपने भाग्य का मालिक नहीं है। वास्तव में उसे अब सुरक्षा का जरा भी एहसास नहीं था। मजबूत, उसे और मजबूत होना था। वरिष्ठ, क्या आप अभी भी वहीं हैं? एक बार जब राघव ने देसाई परिवार की पैतृक भूमि को छोड़ दिया और कुछ घंटों की यात्रा की, तो उसे लगा कि यह धीमा होने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है। उसने अपनी आत्मा में चिल्लाया, मैं हूं। इस बार यह सब आपकी मदद की बदौलत है। आपने मेरे परिवार को बचाया और मेरी जान भी बचाई। आप जो भी चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से संकोच नहीं करूंगा, राघव ने कहा। अगर मैं चाहूं कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दो, देवताओं से दुश्मनी कर लो, तो भी क्या तुम तैयार होगे? यह सिर्फ एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव था। आवाज में कोई भावना नहीं थी। मैं तैयार हूं। वह आवाज कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मैंने बहुत दिनों से तुम पर नजर रखी है। शुरू में तुम्हारे जीवन और मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज तुमने मुझे थोड़ा भावुक कर दिया है। तुम एक मूर्ख हो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ बहुत दिनों से नहीं दिखा। तुम एक बेवकूफ हो जो भावनाओं और रिश्तों की परवाह करता है। इसीलिए मैंने इस बार तुम्हारी मदद की। हालांकि इसकी एक कीमत है। जब तक मैं, राघव, इसे पूरा कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से नाराजगी भी नहीं जताऊंगा। आपका वर्तमान अभी भी बहुत कमजोर है। बहुत 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 कमजोर। अपनी आंखें बंद करो। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो मैं किसी पेड़ से टकरा जाऊंगा। राघव हिचकिचाया। क्या तुम एक पल के लिए रुक नहीं सकते? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। राघव रुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, अब अपनी आंखें खोलो। जब राघव ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह असीम ब्रह्मांड के भीतर था। उसके चारों ओर अंतहीन तारे टिमटिमा रहे थे और वह अवर्णनीय रूप से हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। यह मेरा दृष्टिकोण है। क्या आप आगे उस तारा क्षेत्र को देख रहे हैं? वह पेस्ट का टुकड़ा जिसमें अनगिनत तिल हैं? राघव ने पूछा। तुम यहीं हो।
तुम उन तिलों में से एक के भीतर हो। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जिस दुनिया में था वह वास्तव में बहुत छोटी थी। आखिर इस आवाज का मालिक किस तरह का व्यक्ति था? मैं तुम्हें यह इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम हमारे बीच का अंतर समझ सको। तुम्हारी वर्तमान ताकत मेरी मदद करने में असमर्थ है। तुम्हें जल्दी से मजबूत बनना होगा और अपनी दुनिया की सीमाओं को तोड़ना होगा। उस समय शायद तुम्हें मेरी मदद करने की योग्यता होगी। उसमें शायद बहुत लंबा समय लगेगा, राघव ने सांस फूलने पर कहा। कितना लंबा समय बहुत लंबा होता है? शायद कई दशक या शायद कुछ शताब्दियां। यह कैसा मजाक था? उसकी अपनी दुनिया तो बस तिल के बीज की तरह थी। इस आवाज का मालिक निश्चित रूप से एक भयानक अस्तित्व था। इस तरह के अस्तित्व की मदद करने के लिए उसे कितना मजबूत बनना होगा, यह सोचकर राघव को जरा भी भरोसा नहीं था। वह यह भी कहना चाहता था कि इसमें उसे कुछ सदियां लगेंगी, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कह पाया था। दशकों, सदियों, ये आपकी दुनिया की समय इकाइयां हैं। जहां मैं हूं वहां समय को तारा चक्रों द्वारा मापा जाता है, एक तारे के जन्म लेने और फिर नष्ट होने में लगने वाला समय। मैं यहां हूं, मेरे सामने के तारों को मरते, पुनर्जन्म लेते और फिर से मरते हुए देख रहा हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि कब तक। आपकी इकाइयां मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। इसके अलावा मैंने तो बस यूं ही तुम्हारी मदद की है। मुझे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। तुम इसे बस मेरी बोरियत समझ सकते हो। आखिरकार हमारी किस्मत एक ही है, वरना मेरा उल्टा तराजू तुम्हारे हाथों में नहीं आता। क्या यह उल्टा तराजू तुम्हारा है? सही है। यह मेरे जन्म के समय हुए पहले मोल्टिंग का परिणाम है, अन्यथा मैं तुम्हें महसूस भी नहीं कर पाती। तुम्हारा पहला मोल्टिंग जब तुम पैदा हुए थे। तुम एक सच्चे ड्रैगन हो। राघव की आवाज थोड़ी कांप उठी। इस दुनिया में वास्तव में सच्चे ड्रैगन के रूप में जाना जाने वाला अस्तित्व मौजूद था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सारे तराजू हरे थे, इसलिए बाहरी दुनिया ने मुझे हरा ड्रैगन कहा, लेकिन हमें केवल हमारे बचपन के लिए हरा ड्रैगन कहा जाता है। तो आप जिस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं वह केवल वह शक्ति है जो मेरे पास बचपन में थी। लेकिन आपकी साधना तकनीक बहुत अजीब है और यह वास्तव में मेरी हरी ड्रैगन शक्ति को ठीक करने में सक्षम थी। यह आपको केवल उस ऊर्जा के एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देता है। शायद यह आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे तुम हरे ड्रैगन की शक्ति को और अधिक नहीं खींच पाओगे। अन्यथा अभी तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार सकते थे। हालांकि उसी समय तुम्हारा शरीर इतनी शक्ति सहन नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। यह सुनकर राघव का दिल धड़क उठा। हरा ड्रैगन, जो मानवीय दृष्टि से अब भी एक बच्चा था, पहले से ही इतनी शक्ति रखता था। ड्रैगन जाति का अस्तित्व किस तरह का था? राघव को अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर पर भरोसा था, लेकिन ड्रैगन की तुलना में उसे एक नवजात शिशु के सामने भी हार माननी पड़ी। यह उसके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था। आप इसे इस तरह से कहते हैं? मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं कचरे का एक टुकड़ा हूं, राघव ने आह भरते हुए कहा। आपका भौतिक शरीर वास्तव में कचरा है, लेकिन आपकी साधना तकनीक बहुत खास है। यह वास्तव में मेरी हरी ड्रैगन शक्ति पर एक निश्चित मात्रा में नियंत्रण रखने में सक्षम है। शायद यह आपके लिए अपने भाग्य को पूरी तरह से बदलने का एक अवसर है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बार मैंने जो ऊर्जा भेजी है वह फीकी पड़ने वाली है। मैं अपनी ड्रैगन जाति की एक साधना तकनीक तुम्हें प्रेषित करूंगा। अगर तुम में वाकई स्वर्ग को चुनौती देने की क्षमता है तो शायद तुम उसमें साधना कर सको। लेकिन यदि आप इसमें साधना करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसा व्यवहार करें जैसे कि मैं कभी प्रकट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप कभी भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। आवाज के बोलने के बाद राघव के दिमाग में सूचनाओं की एक बड़ी बाढ़ आ गई। राघव को लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपना सिर भींच लिया। दर्द एक अगरबत्ती के बराबर समय तक रहा और फिर कम हो गया। वह पूरी तरह पीला पड़ गया था और पसीने से लथपथ था। आत्मा का दर्द वास्तव में अवर्णनीय है। यह भौतिक शरीर के दर्द से 10,000 गुना ज्यादा है।
राघव ने आह भरते हुए कहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि आध्यात्मिक दर्द कितना दर्दनाक होता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद ही राघव ने अपनी यादों को टटोला और साधना तकनीक के रूप में बड़ी मात्रा में जानकारी पाई। ड्रैगन रक्त शरीर टेम्परिंग कला। राघव ने ध्यान से इसका अध्ययन किया। भौतिक शरीर को शांत करने के लिए ड्रैगन के खून का उपयोग करना बेहद खतरनाक था। इस तकनीक में प्रशिक्षण के लिए दो आवश्यकताएं थीं। एक यह कि आपके पास ड्रैगन का सार रक्त हो और दूसरा यह कि आपके पास 1000 कैटी ताकत हो। ड्रैगन रेस विशेषज्ञ ने राघव को बताया था कि उसके उल्टे स्केल में राघव के इस्तेमाल के लिए केवल 1 बूंद सार रक्त है। इसके अलावा इस सार रक्त में उसकी आध्यात्मिक स्मृति थी और जब राघव ने इसे परिष्कृत किया तो यह वापस नहीं लड़ेगा। जहां तक 1000 कैटी ताकत की बात है, इसका मतलब था कि भौतिक शरीर 1000 कैटी बल सहन कर सकता है। यह कुछ ऐसा था जो राघव ने बहुत पहले ही हासिल कर लिया था। 1 कैटी 30 पाउंड के बराबर था, इसलिए 1000 कैटी सिर्फ 30,000 पाउंड के बराबर था। राघव के लिए यह बहुत आसान था, लेकिन उसे लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है। अगर वह इतनी आसानी से हरे ड्रैगन सार रक्त को परिष्कृत कर सकता था, तो ऐसा कैसे हुआ कि वह हरे ड्रैगन की ताकत का 10,000वां हिस्सा भी इस्तेमाल करने में असमर्थ रहा? क्या बकवास है, मैं लगभग मारा गया। राघव ने अचानक अपने पैर पर ताली बजाई। ड्रैगन जाति के विशेषज्ञ ने उसे जो साधना तकनीक बताई थी, वह अमर पात्रों के साथ प्रसारित की गई थी। लेकिन इस डर से कि राघव यह सब समझ नहीं पाएगा, ड्रैगन ने अपने स्वयं के संकेत भी जोड़ दिए थे। उनमें से एक संकेत में कहा गया था कि इस साधना तकनीक में जिस कैटी का उल्लेख किया गया है, वह वर्तमान कैटी नहीं है, बल्कि अमर युग की कैटी है। और अमर युग की कैटी 3 लाख पाउंड के बराबर थी। यह सोचते ही राघव पसीने से तरबतर हो गया। 3 लाख पाउंड प्रति कैटी, तो फिर 1000 कैटी 300 मिलियन पाउंड होगी अपनी वर्तमान ताकत के साथ। हालांकि उन्होंने इसका परीक्षण नहीं किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह लगभग 20 मिलियन पाउंड होना चाहिए। 20 मिलियन और 300 मिलियन, अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। यदि राघव ने मूर्खतापूर्वक हरे ड्रैगन सार रक्त को अवशोषित कर लिया था, तो यह अजीब होगा यदि वह तुरंत विस्फोट नहीं करता। ऐसी मौत वाकई बहुत बेवकूफी भरी होगी। लेकिन आज राघव ने अपने लिए एक विशाल आकाश देखा था और वह उम्मीदों से भर गया था। मैं इस मामले को अभी के लिए अलग रख सकता हूं। ज्यानटियन क्षेत्र में कदम रखे बिना हरे ड्रैगन सार रक्त को परिष्कृत करना असंभव है। मुझे पहले अपने माता पिता से मिलना चाहिए। राघव ने दिशा बदली और उस दिशा में भागा जिस दिशा में ड्रैगन रेस विशेषज्ञ ने उसे दिखाया था। यहीं पर उसने लिटिल स्नो को पहुंचाया था। 1 दिन से ज्यादा भागने के बाद राघव को आखिरकार वो निशान मिल गए जो लिटिल स्नो ने पीछे छोड़े थे। यहीं पर लिटिल स्नो को टेलीपोर्ट किया गया था। यह देसाई परिवार की पैतृक भूमि से पहले से ही बहुत दूर था। लिटिल स्नो द्वारा छोड़े गए पद चिन्हों का 1 दिन से अधिक समय तक अनुसरण करते हुए वह अंततः एक छोटे से शहर में पहुंच गया। राघव ने अपने परिवार को एक सराय में पाया। पूरी सराय में केवल शर्मा परिवार ही मेहमान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही लिटिल स्नो आया था, बाकी सभी मेहमान डर कर भाग गए थे। यह जगह सिर्फ एक छोटा शहर था और इसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा नहीं थी। यहां तक कि टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को भी बेहद शक्तिशाली माना जाता था, जबकि बोन फॉर्जिंग विशेषज्ञ बेजोड़ थे। वे 5वीं रैंक के जादुई जानवर को कैसे देख सकते थे? जब विक्रम लिटिल स्नो की पीठ पर सवार होकर आया था, तो सराय का मैनेजर भी भागने के लिए तैयार हो गया था। लिटिल स्नो का आभा मंडल बहुत भयानक था। उसने सीधे विक्रम से कहा कि वह जो भी कमरा चाहे चुन सकता है। अगर विक्रम ने उसे दिलासा नहीं दिया होता, तो मैनेजर बहुत पहले ही भाग गया होता। राघव को आते देख रोहिणी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और रोने लगी। विक्रम की आंखें भी लाल हो गई थीं। उसने सोचा था कि वह राघव को फिर कभी नहीं देख पाएगा। मां, बेटा बेईमान था, तुम्हें फंसा रहा है। राघव भी सिसकियों से घुट रहा था। वह अकेले ही खेती करने के लिए बाहर गया था और इस वजह से उसने अपने माता पिता को फंसा दिया, जिससे उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी। मूर्ख बच्ची, क्या बकवास है?
आओ, अपनी छोटी बहन से मिलो। मैंने उसका नाम सोचा है, काव्या। काव्या, जल्दी से अपने बड़े भाई से मिलो। यह वही बड़ा भाई है जिसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बताया है। रोहिणी ने छोटी लड़की को अपने पास खींच लिया। बड़े भाई? छोटी लड़की ने अपनी पवित्र आंखों से राघव को देखा। वह थोड़ी डरी हुई थी, साथ ही थोड़ी उत्सुक भी थी। वह रोहिणी के पैर के पीछे छिप गई। उसे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वह उसे देखना चाहती थी। काव्या, एक साधारण परिवार की सुंदर बेटी? मां, लगता है आपको डर है कि मेरी बहन भी भाग जाएगी। राघव हंसा। इस नाम से ऐसा लग रहा था कि उसकी मां को काव्या से कोई उपलब्धि की उम्मीद नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि वह एक आज्ञाकारी बच्ची बनकर शांति से उसके साथ रहे। लेकिन यह नाम सुनकर राघव को एक और आकृति याद आ गई जो काव्या से थोड़ी ही बड़ी थी। ऐसा लगा कि उसने भी अपना नाम बताया था और यह बहुत मिलता जुलता था, लेकिन वह भूल गया था कि यह वास्तव में क्या था। आओ काव्या, क्या तुम अपने बड़े भाई से गले मिलना चाहते हो? राघव घुटनों के बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए ताली बजाई। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। छोटी लड़की शर्म से रोहिणी के पीछे छिपती रही। मूर्ख लड़की, वह तुम्हारा बड़ा भाई है। क्या तुम भूल गई कि उसने हमें कैसे बचाया है? रोहिणी ने काव्या को कोमलता से देखा, उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए। लेकिन वह उन चित्रों से अलग है जो आपने मुझे दिखाए थे। वह थोड़ा जंगली है, काव्या ने रोहिणी के कानों में फुसफुसाया। यह सुनकर तीनों तुरंत हंस पड़े, लेकिन राघव की हंसी थोड़ी आत्म मजाक वाली थी। वह जानता था कि काव्या किस पेंटिंग की बात कर रही थी। यह वह कॉमिक थी जो फीनिक्स क्राई में बहुत लोकप्रिय थी। उस समय राघव वास्तव में एक युवा था। अब 2 साल से अधिक समय बीत चुका था और वह पहले से ही बड़ा हो चुका था। न केवल उसका चेहरा अधिक दृढ़ हो गया था, बल्कि साधना पथ पर संघर्ष के कारण उसने अनगिनत लोगों का वध भी किया था। उसकी हड्डियों में वह जानलेवा आभा छिपाना मुश्किल था। हालांकि राघव ने पहले ही उस आभा को वापस ले लिया था। काव्या एक बच्ची थी और उस तरह की आभा के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील थी। उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि वह डरावना था। यह देखकर कि काव्या ने करीब आने से इनकार कर दिया, राघव ने बस मुस्कुराया और रोहिणी से कहा कि वह उसे मनाने की पूरी कोशिश करें। राघव दूसरे कमरे में गया और विक्रम को उसके अंगों को फिर से उगाने के लिए एक औषधीय गोली दी। सिर्फ एक अगरबत्ती के बराबर समय में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राघव, बाहरी दुनिया में तुम्हारे लिए यह कठिन रहा है। विक्रम ने राघव के कंधे पर थपथपाते हुए आह भरी। हालांकि राघव अब विक्रम के बराबर की ऊंचाई का हो गया था, लेकिन विक्रम की नजर में राघव हमेशा वही छोटा बच्चा रहेगा। राघव के दृढ़ चेहरे को देखकर विक्रम को खट्टी मीठी भावना महसूस हुई। राघव ने कितना कुछ सहा है, यह सिर्फ उसे ही पता था। राघव ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू रोके। पिताजी, आपके बच्चे के लिए यह कठिन नहीं है। बाहरी दुनिया बहुत शानदार है। मेरे पास कई महान सुंदरियां और कई गर्मजोशी वाले भाई हैं। राघव ने अपने पिता को अपने अनुभवों के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने केवल अच्छे हिस्सों का ही जिक्र किया। दुख, शक्तिहीनता जो उन्होंने महसूस की, वे हिस्से उन्होंने छोड़ दिए। राघव, तुम्हारा आज का फैसला मुझे खुश भी करता है और परेशान भी करता है। मुझे खुशी है कि इतने सारे परीक्षणों और कठिनाइयों के बाद भी तुम अभी भी अपना मूल हृदय बनाए रखने में कामयाब रही। लेकिन मैं परेशान भी हूं, क्योंकि इतना कत्लेआम झेलने के बाद भी तुम अभी भी अपने हृदय को क्रूर और निर्दयी नहीं बना पाई हो। मुझे डर है कि तुम्हारे सामने फिर से वही बात घटेगी और उस समय शायद तुम सचमुच गिर जाओगी। विक्रम ने आह भरी। राघव अपने करीबी लोगों की बहुत परवाह करता था। यह एक संतुष्टिदायक बात थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती। पिताजी, चिंता मत कीजिए। मैं निश्चित रूप से इस तरह के जाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। राघव ने वादा किया। तुम्हारी मां और मैं फाइनिक्स क्राई में वापस नहीं जा रहे हैं। हम अपने लिए एक छोटा सा गांव ढूंढेंगे जहां हम शांति से रह सकें। इन सालों में मैंने सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है, लेकिन इससे हमें कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बार
ऐसा लगता है कि मुझे अंतर्दृष्टि की एक झलक मिली है। मैं एक साधारण व्यक्ति बनने की कोशिश करना चाहता हूँ। शिकार करना, खेती करना, सूरज ढलने पर आराम करना, सूरज उगने पर काम करना, बेफिक्र और बेपरवाह रहना। विक्रम मुस्कुराया। पापा, राघव, बुरा मत मानो। तुम्हें अपने पिता के लिए उत्साहित होना चाहिए। मुझे वाकई कुछ समझ में आया। अपने आप में जीना भी एक तरह की साधना है। कुछ लोग परिणाम के बारे में इतना अधिक चिंतित रहते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि कभी कभी साधना की यात्रा परिणाम से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब मैं छोटा था तो मैं सिर्फ मजबूत बनना चाहता था। मुझे नतीजों की बहुत ज्यादा परवाह थी। अब मुझे एहसास हुआ है कि नतीजा तो पता नहीं, लेकिन सफर मेरे नियंत्रण में है। मैं अभी परिणाम की परवाह नहीं करूंगा। मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि मेरी यात्रा और भी शानदार हो। जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। जब तुम बड़े हो रहे थे, यही मेरा सबसे बड़ा अफसोस है। अब स्वर्ग ने मुझे एक और मौका दिया है, काव्या को मेरे पास भेजकर। मैं इस मौके का पूरा आनंद लूंगा। जब तक वह बड़ी होगी मैं उसके साथ रहूंगा। राघव, एक कहावत बहुत अच्छी कही गई है, घोड़े को संकरा रास्ता पसंद नहीं है और ग्रेट पेंग को स्वर्ग से नफरत है क्योंकि वह बहुत नीचे है। तुम्हारी दुनिया और भी व्यापक और भी ऊंची होगी। हमारे कारण अपने दांव हृदय को विचलित न होने दें। प्रत्येक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है। आपको हमारे लिए खुश होना चाहिए क्योंकि हमने आखिरकार अपना लक्ष्य पा लिया है, विक्रम ने कहा। उसने राघव के कंधे पर ठपठपाया। राघव ने अपने पिता की ओर देखा। उसके पिता की आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह शांत थीं। हाँ पिताजी, ठीक है, अब जाओ अपनी बहन के साथ खेलो। तुम उसके आदर्श हो और वह हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करती। हाँ हाँ हाँ। उनके परिवार ने शांतिपूर्वक 3 दिन साथ बिताए। इन 3 दिनों के दौरान राघव अपनी बहन के साथ लिटिल स्नो के साथ रहा। काव्या को लिटिल स्नो खास तौर पर पसंद था और वह उससे जरा भी नहीं डरती थी। वास्तव में जब वह थक जाती थी तो उसकी पीठ पर सो जाती थी। राघव लिटिल स्नो के सहारे झुक गया और अपना सिर रगड़ने लगा। वह शांति से भर गया। सच में खुशी बहुत सरल है। लोगों को इस हद तक क्यों लड़ना पड़ता है कि या तो तुम मरो या मैं मरो। इस शांत शहर में राघव को ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया के अंतहीन संघर्षों को छोड़ दिया हो। लेकिन वह जानता था कि यह शांति अस्थायी है। उसे अभी भी खूनी धारा में लौटना था और अपना जीवन जारी रखना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह संघर्ष नहीं करता तो वह अपनी उत्पत्ति के बारे में नहीं जान पाता। वह इस संघर्ष से बच सकता था, लेकिन यह उसके जैविक माता पिता के लिए बहुत क्रूरता होगी। बैंगनी रंग का जेड पेंडेंट फिर से उसके हाथ में दिखाई दिया। उस पर लिखे शब्दों को रगड़ते हुए वह अंदर से दर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे नहीं पता था कि वह आखिरकार अपने जैविक माता पिता को कब देख पाएगा। क्या वे अभी भी जीवित थे? बड़े भाई, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? किसी अज्ञात समय पर काव्या जाग गई थी। वह अपनी बड़ी आंखों से राघव को घूर रही थी। मुझे पता है कि बड़ा भाई एक बड़ा नायक है जो उन दुष्ट राक्षसों से लड़कर दुनिया को बचाएगा। एक बार जब आप उन राक्षसों को हरा देंगे तो आप निश्चित रूप से मुझसे मिलने वापस आएंगे, काव्या ने उत्साह से कहा। क्या यह तुम्हें किसने बताया? राघव ने पूछा। मां ने कहा और पिताजी ने भी कहा। सही है बड़े भाई, तुम पिताजी को पिताजी क्यों कहते हो? काव्या ने इतनी जल्दी विषय बदल दिया कि राघव लगभग समझ ही नहीं पाया। जब मैं छोटा था तो मैं भी उसे डैडी कहता था, लेकिन बाद में मैंने उसे पिता कहा क्योंकि तुम्हारा भाई बड़ा हो गया था और उसे ऐसा कहना अब उचित नहीं था। राघव को याद आया कि जब वह काव्या जितना छोटा था वह भी पूरे दिन अपने पिता के पीछे पीछे घूमता था और उन्हें बार बार डैडी कहता था। लेकिन बाद में उसके पिता चले गए और वह उपाधि विदेशी हो गई। फिर मैं बड़ी नहीं होंगी, मैं हमेशा उन्हें डैडी कहना चाहती हूं और डैडी भी हमेशा मुझसे प्यार करेंगे। बड़े भाई चूमो। काव्या ने अचानक अपनी बाहें राघव की गर्दन के चारों ओर लपेट दी और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। अब काव्या राघव के बहुत करीब थी और उसे अब अपनी पिछली शर्म या डर महसूस नहीं होता था।
इसके बजाय वह अब राघव के सबसे करीब हो गई थी, यहां तक कि अपने पिता और मां को भी भूल गई थी। बड़े भाई, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। मुझे वास्तव में पिताजी को चूमना पसंद नहीं है। ओह, क्यों? क्योंकि डैडी की दाढ़ी बहुत कांटेदार है। अगर वे शेव भी करते हैं तो यह बहुत तेजी से वापस उगाती है और यह बहुत दर्दनाक होता है। काव्या ने फुसफुसाया। खांसी काव्या, लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में बात करना बुरा है। किसी अज्ञात बिंदु पर विक्रम उन दोनों के पीछे प्रकट हुआ था, ठीक उसी समय जब उसने उसके अंतिम शब्द सुने थे। पिताजी, गले लगो। काव्या ने अपनी बाहें फैला दी। विक्रम की डांटने वाली अभिव्यक्ति तुरंत हंसी और आंसुओं के बीच फंस गई और उसने उसे हवा में उठा लिया। उसका यह कदम निश्चित रूप से 100% प्रभावी था। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। कमरे से रोहिणी की आवाज गूंजी। उनका परिवार एक चौकोर मेज के चारों ओर बैठा था। हालांकि वे सिर्फ साधारण सब्जियां और टोफू खा रहे थे, लेकिन यह साधारण भोजन बेहद आनंददायक था। राघव यहां पूरे 1 सप्ताह तक रहा, लेकिन 8वें दिन वह आखिरकार चला गया। वह आधी रात को चला गया। किसी भी आंसू भरी विदाई को सहने से डरता था। विक्रम ने यह भी कहा था कि एक बार राघव चले जाने के बाद वे भी चले जाएंगे और सामान्य जीवन जीने के लिए एक शांत एकांत जगह ढूंढेंगे। एक अपेक्षाकृत बड़ा शहर पाकर उन्होंने शुल्क का भुगतान किया और सीधे ज्वानटियन सुपरमोनेस्ट्री की ओर जाने वाले परिवहन ढांचे पर चढ़ गए। भाइयों, मैं राघव वापस आ रहा हूं। किंगजोउ शहर का मो परिवार गायब हो गया था। पीछे केवल एक बड़ा छेद छोड़ गया था। अनगिनत वर्षों तक किंग प्रांत पर राज करने वाला यह शासक हवा में गायब हो गया था। इसके अलावा झुलसी हुई धरती के जंगल के सामने एक गहरी खाई थी। उस खाई में अनगिनत विशेषज्ञों की आत्माएं दफन थीं। यहां तक कि 2 समुद्री विस्तार विशेषज्ञों की भी वहीं मृत्यु हो गई थी। इन सब बातों ने किंग प्रांत में भारी हलचल मचा दी। किसी को नहीं पता था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मूल रूप से हर कोई खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन 3 दिन बाद भी मो परिवार अभी भी वापस नहीं आया था। 7 दिनों के बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। देसाई परिवार की पैतृक भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उनके सभी लोग मारे गए थे। इस खबर ने सिर्फ किंग प्रांत को ही नहीं हिला दिया, बल्कि आसपास के प्रांतों में भी अराजकता फैल गई। अनगिनत वर्षों की विरासत वाला एक विशाल अस्तित्व यूं ही नष्ट हो गया। जैसे ही लोग इस खबर की सत्यता पर बहस कर रहे थे, किंगजोउ शहर के ऊपर हवा में एक विशाल गाड़ी दिखाई दी। इस गाड़ी को 4 दिव्य घोड़े खींच रहे थे। दिव्य घोड़े पौराणिक जादुई जानवर थे जो बड़े होने पर ज्यानटियन क्षेत्र में पहुंच गए थे। उनकी उड़ान की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और यह पहली बार था जब किंगजो शहर के लोगों ने ऐसे जादुई जानवर देखे थे। इन 4 300 मीटर के घोड़ों ने एक भयानक दबाव छोड़ा और जब उनके पंख फड़फड़ाए तो पूरा आकाश और पृथ्वी गड़गड़ाहट से भर गया। शहर के सभी किसान पीले पड़ गए, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गाड़ी से लोगों का एक समूह उतरा। उन्होंने झुलसे हुए धरती के रेगिस्तान के साथ साथ मो परिवार के पुराने इलाके की भी जांच की और फिर देसाई परिवार की दिशा में उड़ते हुए गाड़ी में वापस आ गए। उनके चले जाने के बाद लोगों को राहत की सांस लेने का मौका ही मिला था कि शून्य कांप उठा और एक विशाल चील प्रकट हुई। इसके पंखों का फैलाव 1 मील से भी ज्यादा था और यह वाकई सूरज को ढकने में सक्षम था। उसने एक बार किंगजोउ शहर का चक्कर लगाया और फिर चला गया। किसी को यह देखने का मौका भी नहीं मिला कि बाज की पीठ पर कौन खड़ा है। एक के बाद एक अधिक से अधिक विशेषज्ञ किंगजोउ शहर में आए। यह अज्ञात था कि उन लोगों के पास किस तरह की साधना थी, लेकिन उन सभी के पास उड़ने वाले ज्यानटियन जादुई जानवर थे जो शहर के साधकों को चौंका देते थे। हालांकि इन लोगों को किंग प्रांत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। युद्ध के मैदान को देखने के बाद वे सीधे देसाई परिवार की दिशा में चले गए। राघव लिटिल स्नो की पीठ पर सवार था। वे बिजली की गति से सरपट दौड़ रहे थे। परिवहन संरचनाओं में बैठने से उन्हें 2 दिन का समय बच जाता, लेकिन लिटिल स्नो आध्यात्मिक स्थान पर बहुत देर तक रुकी थी। इस बार
लिटिल स्नो अतुलनीय रूप से उत्साहित थी। हालांकि लिटिल स्नो ने कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन राघव को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लिटिल स्नो उसका साथी था, उसका औजार नहीं। उसे अपनी आजादी चाहिए थी। राघव बहुत स्वार्थी था, इसलिए इस बार राघव लिटिल स्नो के लिए इन 2 दिनों का बलिदान करने को तैयार था, ताकि वह अपनी इच्छानुसार दौड़ सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। लिटिल स्नो इस समय 5वीं रैंक पर था। उसकी गति वाकई चौंकाने वाली थी। वह जहां भी जाता, अंतरिक्ष के फटने की आवाज गूंजती। यहां तक कि राघव को भी इस तेज गति से दौड़ने में आनंद महसूस हुआ और उसका मूड भी काफी बेहतर हो गया। वे अपने रास्ते में 2 शक्तिशाली जियानिटियन जादुई जानवरों से टकराए, लेकिन राघव को उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लिटिल स्नो ने उन मध्य जियानिटियन जादुई जानवरों में से प्रत्येक को मारने के लिए एक ही पवन ब्लेड उगल दिया। उन तात्कालिक हत्याओं ने राघव को गर्व से भर दिया। लिटिल स्नो की ताकत पहले ही जादुई जानवरों की दुनिया के दायरे को पार कर चुकी थी। वह मूल रूप से सिर्फ 3रे दर्जे का जादुई जानवर था, लेकिन 5वें दर्जे तक पहुंच गया था और यहां तक कि अपने दायरे में तुरंत हत्या करने में भी सक्षम था। यह उत्परिवर्तित जादुई जानवरों का आतंक था, लेकिन राघव भी बहुत चिंतित था। सीमा ने उसे बताया था कि उत्परिवर्तित जादुई जानवरों को स्वर्गीय दाउस द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, लिटिल स्नो को यह और अधिक कठिन लगता जाएगा। अगर लिटिल स्नो की साधना का आधार 5वीं रैंक पर ही रुक जाता तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन 5वीं रैंक पर पहुंचने के बाद भी लिटिल स्नो की साधना की गति में कमी आने का जरा भी संकेत नहीं दिखा, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह तेज हो रही है। 6ठा दर्जा मानव जियानिटियन क्षेत्र के बराबर था। यह बड़ी बाधाओं में से एक था। यह मार्शल पथ के भीतर हर 3 क्षेत्रों के बाद मौजूद प्रमुख बाधाओं में से एक था। क्यूई कंडेंसेशन, ब्लड कंडेंसेशन और फिर टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन पहले 3 थे। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी बाधा थी और उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बार जब आप उस तक पहुंच जाते तो आपकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ जाती। यही कारण था कि राघव फीनिक्स क्राई में रक्त संक्षेपण विशेषज्ञों पर हावी होने में सक्षम था, लेकिन जब उसने पहली बार टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन मार्क्विस यिन से लड़ाई की थी तो उसे बुरी तरह भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसी तरह अस्थि निर्माण, मेरिडियन खोलना और जियानिटियन क्षेत्र एक प्रमुख बाधा थी और अत्यंत ही यह हाउटियन से जियानिटियन में परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। इसमें गुणात्मक अंतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कितना भी अयोग्य हो, उसे स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा से गुजरना होगा। एक उत्परिवर्तित जादुई जानवर के रूप में स्वर्ग ने लिटिल स्नो के लिए तब भी विपत्ति भेजी थी जब वह केवल 5वीं रैंक तक ही आगे बढ़ा था। हालांकि वह स्वर्गीय विपत्ति राघव की तरह भयानक नहीं थी, लेकिन विनाशकारी आभा स्पष्ट रूप से उसे मारने की कोशिश कर रही थी। यह कोई बपतिस्मा नहीं था। एक बार जब लिटिल स्नो 6ठी रैंक पर पहुंच गया तो उसका स्वर्गीय क्लेश निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से भयानक होगा। लिटिल स्नो की ताकत उसके बचाव में नहीं, बल्कि उसके आक्रमण में निहित थी। अगर राघव न होता तो लिटिल स्नो पहले ही अपने अंतिम स्वर्गीय क्लेश में मर चुका होता। इसके अलावा राघव को लिटिल स्नो के संकट को रोकने में सक्षम होने का कोई भरोसा नहीं था। यही कारण था कि उसने लिटिल स्नो को अपने साधना आधार को दबाने के लिए कहा। हालांकि यह थोड़ा भी प्रभावी नहीं था। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, लिटिल स्नो की खेती का आधार दबाने से इनकार कर दिया। कुछ ही महीनों में लिटिल स्नो जियानिटियन क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे रोकने में आपकी मदद करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। लिटिल स्नो की पीठ पर सवार होकर उनके पास से उड़ते हुए परिदृश्य को देखते हुए राघव अचानक एक भव्य भावना से भर गया। क्या यह सिर्फ स्वर्गीय क्लेश नहीं था? अगर उन दोनों को स्वर्गीय दाउस द्वारा निष्कासित कर दिया जाता तो वे इन शापित स्वर्गों के साथ ठीक से खेलते। मुकेश के साथ सलोनी और अन्य लोग भी गए थे। उन्हें शंकराचार्य ने जबरन ले जाया था। एक कारण उनके लाभ के लिए था और दूसरा कारण
राघव के लाभ के लिए था। वह नहीं चाहता था कि उन्हें फिर से उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। शंकराचार्य ने वादा किया कि वह 3 साल बाद सलोनी और बाकी लोगों को रिहा कर देगा। रथविक अपनी पूरी ताकत से उनका ख्याल रखेगा। यह निश्चित रूप से भाड़े के सैनिकों से हजारों गुना बेहतर था। हालांकि उसने अपने अच्छे इरादे व्यक्त किए, लेकिन शंकराचार्य ने यह भी व्यक्त किया कि सलोनी के पास कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह सहमत हो या नहीं, उसे यह करना था। यह अच्छी बात थी कि सलोनी भी एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थी। उसने शंकराचार्य और राघव की दुर्दशा के साथ सहानुभूति जताई और उसने व्यक्त किया कि वह ऐसा शानदार अवसर पाकर बेहद उत्साहित थी। लेकिन राघव जानती थी कि उसे इस तरह के दिखावे की परवाह नहीं थी, अन्यथा सलोनी की प्रतिभा के साथ वह किसी भी संप्रदाय में शामिल हो सकती थी और भाड़े के सैनिक की तुलना में बहुत बेहतर संवार सकती थी। सलोनी भाड़े की इकाई किसी भी चीज से ज्यादा अपनी आजादी की परवाह करती थी। सलोनी का खुश और उत्साहित अभिनय सिर्फ राघव को दिलासा देने के लिए था। राघव के पास आहें भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोग वास्तव में अपनी मर्जी से काम करने में असमर्थ थे। कभी कभी भावनाएं होना भावनाहीन होने से ज्यादा दर्द देता है। कभी कभी भावनाहीन होने से व्यक्ति बहुत ज्यादा बेफिक्र हो जाता है। अंत में राघव ने दूर पहाड़ों को देखा जिनके चारों ओर धुंध थी। वह ज्वांतियान सुप्रमठ में पहुंच गया था। वहां कौन है? रुको, यह जगह है एल्डर राघव। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे दर्जन भर शिष्य राघव से पूछताछ करने ही वाले थे कि उन्होंने उसे पहचान लिया। नमस्कार एल्डर राघव। सभी शिष्यों ने श्रद्धा और आराधना से भरकर जल्दी से सिर झुकाया। 3 दिन पहले मठ प्रमुख ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें एक निश्चित दृश्य दिखाया। इसमें 2 भाग थे। पहला भाग वह लड़ाई थी जिसमें राघव ने शकेश के क्लोन को मार डाला था, और दूसरा भाग वह था जिसमें राघव ने शकेश के असली शरीर को हराया था। राघव कितना शक्तिशाली था, यह देखकर सभी शिष्यों और बुजुर्गों का खून खौल उठा। साथ ही उन्हें बहुत गौरव का भी एहसास हुआ। राघव की तरह ज्वांतियान सुपरमोनेस्ट्री का सदस्य होने से उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। एक साधारण साधक के लिए उसी लोक के दिव्य देवता को हराना कितना चौंकाने वाला था। बड़े राघव, आप अभी भी जीवित हैं। बढ़िया। जब राघव को देसाई परिवार के विशेषज्ञ द्वारा जबरन टेलीपोर्ट किया गया था, तो केवल कुछ ही लोग थे जिन्होंने सोचा था कि राघव जीवित बच निकलने में सक्षम होगा। बाद में जब यह खबर फैली कि देसाई परिवार नष्ट हो गया है, तो कई लोगों ने अनुमान लगाया कि राघव की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यही वजह थी कि रथविक ने देसाई परिवार पर अपना गुस्सा निकाला था। अब अपने सामने जीवित राघव को देखकर ये शिष्य अत्यंत प्रभावित हुए। एक शिष्य ने जल्दी से हथौड़ा उठाया और बगल में लगी घंटी पर दे मारा। घंटी की आवाज पूरे मठ में गूंज उठी। क्या तुम पागल हो? यह खतरे की घंटी है, मैं हमलावर नहीं हूं। राघव डर के मारे उछल पड़ा। क्या वह किसी तरह सुपरमठ का दुश्मन बन गया था? अरे, मैंने गलत व्यक्ति को मारा। वह शिष्य पश्चाताप से भर गया। वहां 2 घंटियां थीं। उनकी आवाजें बिल्कुल अलग थीं। एक का इस्तेमाल महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए किया जाता था, ताकि सुपरमोनेस्टरी के विशेषज्ञ बाहर आकर उनका स्वागत कर सकें। लेकिन दूसरी घंटी खतरे की घंटी थी। वह घंटी पहले से ही थोड़ी जंग खा चुकी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह घंटी अब तक कभी नहीं बजाई गई थी। यह देखकर कि राघव वापस आ गया है, वह शिष्य अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था, और यह बहुत बड़ी बात थी जिसके बारे में उसे पूरे सुपरमठ को सचेत करना था। इससे सुपरमठ का पूरा मूड ठीक हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उसने 2 घंटियों की स्थिति को मिला दिया, जिससे खतरे की घंटी बज उठी। अब पूरा महामठ अराजकता में डूब गया। शून्य कांप उठा और आकाश में अनगिनत ऋण दिखाई दिए। पूरे महामठ पर एक पारदर्शी अवरोध दिखाई दिया। राघव ने भी अनगिनत चौंका देने वाली चीखें सुनी, क्योंकि विशेषज्ञ एक विशाल सेना के साथ बाहर निकले थे। कौन मेरे ज्वांटियन सुपरमठ में घुसने की हिम्मत करता है? एक ठंडी चीख गूंजी। राघव ने असहाय होकर आह भरी, क्योंकि उसने पहचान लिया कि यह सरोजनी की आवाज थी। मैं बर्बाद हो गया हूं, बिल्कुल बर्बाद हो गया हूं।
मुझे महामठ से निकाल दिया जाएगा। जिस शिष्य ने घंटी बजाई थी वह लगभग रो पड़ा। उसने वास्तव में बहुत बड़ी आपदा ला दी थी। यहां तक कि भव्य संरचना भी सक्रिय हो गई थी। इसके लिए समुद्र के बराबर स्प्रिट स्टोन की कीमत चुकानी पड़ी। यह सोचकर उसे सीधे खुद को मार डालने की इच्छा हुई। जहां तक अन्य शिष्यों का प्रश्न है, वे भी धूसर हो चुके थे। इस घोर भूल को देखते हुए उन्हें भी निष्कासित किया जाना कोई अजीब बात नहीं होगी। राघव, तुम अभी भी जीवित हो। सरोजनी अपने पंखों के साथ आकाश में दिखाई दी। जब उसने राघव को देखा तो अपने शांत स्वभाव के बावजूद उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। उस परिचित आकृति को देखकर पूरा महाविहार चौंक गया। वह व्यक्ति वास्तव में जीवित लौट आया था। राघव, खुशबू का एक झोंका आया और एक आकृति रोते हुए राघव के गले लग गई। 2 मुट्ठियों ने उसकी पीठ पर वार किया। तुम बदमाश, हम सब ने सोचा तुम। नेहा लगातार रो रही थी। वह बोल भी नहीं पा रही थी। उसने राघव को कसकर गले लगा लिया, मानो उसे डर हो कि जैसे ही वह उसे छोड़ेगी वह भाग जाएगा। नेहा को अपने आलिंगन में रोता देख राघव के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। हालांकि नेहा आम तौर पर उग्र थी, लेकिन उसके प्रति उसकी भावनाएं पूरी तरह से ईमानदार थीं। तुमने सोचा कि मैं मर गया हूं? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि मैं एक बिल्कुल नया और बेहतर बदमाश बन जाऊंगा? मेरे जैसा बदमाश नहीं मरेगा। राघव हंसा। तुम बदमाश हो, तुम बदमाश हो, तुम हंस रहे हो। तुम नहीं जानते, जब हमने सुना कि तुम्हें देसाई परिवार में टेलीपोर्ट कर दिया गया है तो हमें ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जुआंटियन सुपरमोनेस्ट्री को सबसे पहले राघव द्वारा शकेश के क्लोन को मारने का फोटोग्राफिक जेड मिला था। बाद में ही उन्हें राघव द्वारा शकेश के असली शरीर से लड़ने का फोटोग्राफिक जेड मिला, और उसके बाद ही उन्हें पता चला कि राघव को देसाई परिवार की पैतृक भूमि पर टेलीपोर्ट किया गया था। इस मामले के लिए सरोजनी तुरंत देसाई परिवार की पैतृक भूमि पर पहुंचे थे, लेकिन उस समय यह पहले से ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उस समय अवशेषों की जांच करने वाले अनगिनत अन्य विशेषज्ञ भी थे। उनका अनुमान था कि राघव को देसाई परिवार ने मार दिया था और मो परिवार बहुत देर से आया था। यही कारण था कि उन्होंने परिणामों के बावजूद देसाई परिवार को उग्र रूप से नष्ट कर दिया था। एक प्राचीन परिवार को खत्म करने के गंभीर परिणाम हुए। मो परिवार ने खुद के लिए एक आपदा को जन्म दिया था। वे जल्दबाजी में भाग गए, अपनी पूंछ दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह निष्कर्ष बहुत ही उचित था। यदि राघव उस समय जीवित होता तो चाहे देसाई परिवार कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वे मो माउंटेन सील की धमकी के तहत अंत तक नहीं लड़ते। वे बस राघव को सौंप देते और फिर मो परिवार देसाई परिवार को नष्ट नहीं करता। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार देसाई परिवार नष्ट हो जाने के बाद ऋत्विक के पास अब घर कहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। एक प्राचीन परिवार को खत्म करने से प्राचीन परिवार गठबंधन का प्रकोप बढ़ जाएगा। मो परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व के खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होंगे। वे केवल भाग सकते थे। एक प्राचीन परिवार को नष्ट करने के परिणामों को ध्यान में रखते हुए यदि राघव जीवित होता तो मो परिवार परिणामों की परवाह किए बिना इतना पागलपन भरा काम कैसे कर सकता था। इसीलिए सरोजनी का दिल तुरंत डूब गया था। जब वह सुपरमठ में लौटी थी तो उसने ड्रैगनब्लड लीजन से एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन उसके चेहरे से ही उनके दिल ठंडे हो गए थे। यह वैसा ही था जैसा नेहा ने कहा था। आसमान सचमुच गिर रहा था। पिछले कुछ दिनों से नेहा और सीमाएं लगातार रो रहे थे। वे इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब जब राघव वापस आ गया था तो नेहा सिर्फ उसे पकड़कर रो सकती थी। राघव, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ सके। सच में बहुत खुश हूं। सीमा भी राघव के सामने आ गई। हालांकि उसका परी जैसा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी आवाज भी सिसकियों से भरी हुई थी। माफ कीजिए, मैंने आपको चिंता में डाल दिया। राघव ने अपना हाथ बढ़ाया और सीमा को भी अपनी बाहों में खींच लिया। 2 आंसुओं से सनी सुंदरियों को अपनी बाहों में भरते हुए, उनकी खुशबू को सूंघते हुए, उनके शरीर को अपने शरीर से टकराते हुए महसूस करते हुए राघव पछतावे से भर गया। ठीक है, यहां बहुत सारे लोग हैं,
और यह उचित नहीं है। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि आसपास कोई ना हो, उसके बाद ही हम स्नेही हो जाते हैं। राघव नीचे झुका और उनके कानों में फुसफुसाया, ऐसी आवाज में जिसे केवल वे ही सुन सकते थे। सीमा तुरंत लाल हो गई और राघव के आलिंगन से बच निकली। नेहा ने तुरंत ही दुश्मनी कर ली और राघव को एक लात मारी। हाँ, कोई रास्ता नहीं, तुम वाकई एक पन्ने को पलटने से भी ज्यादा तेजी से दुश्मनी कर लेते हो। राघव ने नेहा की लात को चकमा देते हुए हंस दिया। राघव को दो महिलाओं को छेड़ते हुए देखकर देवयानी की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव वास्तव में बच जाएगा। राघव, तुम्हारा जीवन कितना कठिन है। बधाई हो, बधाई हो। देवयानी के चेहरे की मांसपेशियां नहीं फड़कीं और उसकी आवाज शत्रुता से भरी थी।